अच्छा जी, ज़रा क्रिकेट की बात करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से ओपिनियंस हैं। बाबर आजम को दोबारा वाइट बॉल कप्तान मुकर्रर करने के फैसले पर क्रिकेट हल्के अपना रद्द अमल दे रहे हैं, जिसमें साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी सबसे आगे नजर आ रहे हैं और उन्होंने पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा है कि अगर तब्दीली ज़रूरी थी तो क़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस थे। बहुत से बाय द वे पीपल आर ऑफ द सेम ओपिनियन एज वेल, लेकिन अब चूंकि फैसला हो चुका है तो बाबर आजम के लिए मेरी हिमायत और नेक ख्वाहिशात हाजिर हैं, ये लाला का ये कहना था। तो दैट इज़ वन। अब ये भी देखा जा रहा है कि क्रिकेट मुबस्सिरीन का एतराज़ बाबर आजम को कप्तान बनाने पर नहीं है, बल्कि जिस अंदाज में शाहीन अफरीदी को हटाया गया है उस पर है। क्रिकेट हल्कों के ख्याल में शाहीन अफरीदी के साथ वही हुआ है जो बाबर आजम के साथ एक्चुअली वर्ल्ड कप 2023 के बाद हुआ था। इनफैक्ट उसके दौरान ही शुरू हो गया था। आपको याद है? उन्हें हटाने का माहौल वर्ल्ड कप से पहले ही बनना शुरू हो गया था और उस वक्त के चेयरमैन PCB ज़का अशरफ बाबर को हटाने के इशारे दे रहे थे। नतीजा ये निकला कि वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल नाक़िस रही और फिर बाबर को कप्तानी छोड़नी पड़ी। अब एक गलत अगर हुआ उसको सही, पास लोग ये भी कह रहे हैं कि अब कर दिया गया है, तो लेकिन उसके जद में आके क्या एक और गलती तो नहीं हो गई ना, क्योंकि शाहीन अफरीदी के मामले में भी बिल्कुल यही कुछ हुआ है और उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया था, लेकिन ये तासुर दिया जाने लगा कि शायद वो कौमी टीम की मजीद क़यादत नहीं करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाने की वजूहात बता दी। PCB का कहना है कि शाहीन अफरीदी को क़यादत से हटाकर जिम्मेदारी बाबर आजम को सौंपना एक स्ट्रेटेजिक कदम है, जिसका मकसद वर्कलोड को देखते हुए खिलाड़ियों की आला परफॉर्मेंस को यकीनी बनाना है। मतलब बड़े एक ये टर्म जो है ये दे दिया गया है। PCB के बयान के बाद शाहीन अफरीदी का बयान जारी किया गया, जिसमें शाहीन का कहना था कि टीम की कप्तानी करना एजाज़ की बात थी। PCB की जानिब से जारी करता बयान में शाहीन का कहना था कि बतौर टीम प्लेयर उनका फ़र्ज़ है कि वो बाबर आजम की मुकम्मल हिमायत करें, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शाहीन अफरीदी ने PCB की जानिब से उनसे मंसूब बयान से लाइल्मी जाहिर कर दी। नाउ दिस वाज ड्रामेटिक। व्हाट? हाँ, सो PCB की तरफ से शाहीन से मंसूब एक बयान जारी किया गया जिसमें शाहीन ने कहा कि मैं तो इफ्तारी के बाद सोया हुआ था। इफ्तारी के बाद सोया हुआ था तो मुझे नहीं पता कि व्हाट ऑल। शाहीन अफरीदी के करीबी ज़राए का कहना है कि बयान फास्ट बॉलर से बात किए बगैर जारी किया गया। बिल्कुल, ये इस उनके करीबी ज़राए का वाकई ये कहना है कि ही वाज स्लीपिंग आफ्टर इफ्तार एंड ही डिड नॉट नो अबाउट दिस। इस मामले को अब सीधा करने के लिए या इस मामले में देखिए आगे कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी ना हो, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी काकूल जाने का उनका सुना था और अब अपेरेंटली उनका दौरा हो भी गया है। हम जानते हैं उनके दौरे की तफसील भी। सुहेल इमरान हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, अब्दुल हमारे साथ कराची से होंगे। चलिए पहले उस दौरे की तफसील सुन लेते हैं। सुहेल बताइएगा, काकूल गए हैं, किससे क्या बात हुई नकवी की? इस हवाले से भी बड़ी कम इंफॉर्मेशन हमें वहां पर मिली है, क्योंकि जब मुलाकात खत्म होती है तो ठीक 15 मिनट के बाद, 10 से 12 मिनट के बाद जो है वो पाकिस्तान का जो सपैर का ट्रेनिंग सेशन था वो काकुल अकेडमी एबटाबाद में शुरू हो गया था। इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन इस मीटिंग के हवाले से गैदर नहीं की जा सकी। मुलाकात शुरू कब हुई थी और कितनी देर की थी? जी, मुलाकात जो अभी हमें ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि 12 से 14 मिनट के दरमियान ये मुलाकात रही है। पहले शेड्यूल थी कि ये मीटिंग खासी जो वाकआउट का क्याम होगा काकुल एबटाबाद में खासा तवील होगा और वो अफ्तारी भी प्लेयर्स के साथ करेंगे, लेकिन उनकी जो मिनिस्ट्री की मसरूफियात थी चेयरमैन मोहसिन नकवी की, उसकी वजह से जो बताया जा रहा है कि उनको एक अपना जो दौरा है वो बड़ा शॉर्ट रखना पड़ा है और एक बसीयत टीम उन्होंने वहां पर तमाम खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की है। खास तौर पर शाहीन अफरीदी के बारे में बताया जा रहा था कि उनकी इंडिविजुअली मुलाकात होगी और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो भी पिछले 2-3 रोज में सिनेरियो पैदा हुआ, जो भी उसके ऊपर डिस्कशन होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तमाम दीगर जो खिलाड़ी थे उसी तरह उन्होंने शाहीन अफरीदी के साथ भी मुलाकात की है। 1-on-1 मुलाकातें नहीं हो सकी हैं और उन्होंने जो 10-12 मिनट वहां पर खिलाड़ियों से मुलाकात की और जो खिलाड़ियों से मुखातब हुआ उनका जो जरूरी काम के सिलसिले में फिर निकलना पड़ा है। लेकिन वो काकूल इस काम के लिए पहुंचे, लेकिन हम अब क्लियर हैं क्योंकि गए वो काकूल इसी वजह से थे, लेकिन वहां जाके उनकी 1-on-1 मीटिंग नहीं हुई। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जब से कैंप लगा हुआ था और चेयरमैन मोहसिन नकवी का वहां जाना प्लान था
उनका दिन मुतय्यन नहीं था कि वो किस दिन जाएंगे, लेकिन उन्होंने ड्यूरिंग द कैंप जाना था और हमें यही पता चलता रहा 2 रोज पहले जब ये सिनेरियो ज्यादा पैदा नहीं हुआ था, तब हमें भी बताया गया था कि कपल ऑफ डेज में वो जाएंगे। अब कपल ऑफ डेज में आज पीर का दिन निकल आया और उससे 24 घंटे पहले कप्तान हटता है और शाहीन अफरीदी का जो एक सीन क्रिएट हुआ वो भी सामने आ गया, तो उसको उसके साथ रिलेट जरूर किया गया कि शायद वो वहां पर सूरत हाल को कंट्रोल करने गया, लेकिन जिस तरह का उन्होंने वहां पर खिताब किया उससे जो हमें पता चलता है उनका पैगाम यही था कि खिलाड़ियों को इस वक्त जो सारे का सारा फोकस है वो ट्रेनिंग के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि आने वाली सीरीज बड़ी अहम है। ग्रुप बंदी का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ उन्होंने कहा कि जितनी भी तब्दीलियां आ रही हैं या जो भी नई तैनातियां हो रही हैं, तकर्रियां हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर हो रही है और आइंदा भी मेरिट को तरजीह दी जाएगी, फौकियत दी जाएगी और जितनी भी तकर्रियां आप आने वाले दिनों में सामने देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर होगी। ये चंद चीजें थी, इनको 2-4 फिक्रे आगे तवील उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन सारे का सारा लुबल बाप यही था जो आज उन्होंने वहां पर खिलाड़ियों के साथ ये मेरिट पे होंगी सारी, ये तो हम पहले भी ऑब्वियसली हमारी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि हमेशा मेरिट पे ही होती होंगी, तो दैट इज स्टेज द सेम। लेकिन भट्टी साहब ये जरूर बताइएगा कि हमारे यहाँ ये एक बैड मूड या एक ओमिनस सेंस ये सब कुछ क्यों हो जाता है? हमने वर्ल्ड कप में भी पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट की बातें स्टार्ट हो गई थी, मतलब जब हमारा कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, उससे पहले या उसके दौरान हम कभी अपने प्लेयर्स को और पीसीबी मैनेजमेंट को एट ईज नहीं देखते। तो ये अब आपको लगता है कि दिस इज द फाइनल थिंग, इसके बाद सब कुछ स्मूथ होगा? देखिए हुमा, बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गवर्नेंस के इश्यूज हैं। मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम करना चाह रहे होंगे, लेकिन जो पीसीबी की मैनेजमेंट टीम है जो साल से चली आ रही है उसमें तब्दीली नहीं हो रही। देखिए ये सारा मसला जो है, जो कल रात शाहीन आफरीदी वाली कंट्रोवर्सी हुई, बेसिकली होता ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है किसी भी प्लेयर का एक बयान बनाकर उस प्लेयर को भेजता है कि भाई आपकी तरफ से हम ये बयान जारी करना चाहते हैं, अगर आप इसमें रद्दोबदल चाहते हैं तो ठीक है, वरना हम इसको जारी कर देते हैं। जब प्लेयर की तरफ से गो अहेड मिल जाता है तो ये बयान जारी हो जाता है। अब कल रात को अब तकरीबन 16-17 घंटे हो गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन आफरीदी की जो तरदीद थी उसको डिनाई नहीं किया। इसका मतलब है कि पीसीबी की तरफ से मिसमैनेजमेंट थी। वैसे दिस इज अ ब्लंडर। अब जाहिर है कि बोर्ड के चेयरमैन को तो नहीं पता कि नीचे से क्या बयान जारी हो रहा है किसी खिलाड़ी का, लेकिन एटलीस्ट ये तो पता होगा ना कि नीचे की मैनेजमेंट को ठीक होना है। हाँ, क्योंकि ये पहला ब्लंडर नहीं है, वो ब्लंडर करते रहते हैं। ब्लंडर आना शुरू हुए हैं तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट शाहीन की तरफ से एक बयान जारी हो गया जो शाहीन के करीब तरीन जराए के मुताबिक उन्होंने दिया ही नहीं, या ही इज अनअवेयर ऑफ इट। मतलब दिस इज दिस ओके या थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड, अनयूजुअल लग रहा है आपको? बिल्कुल अनयूजुअल इसलिए है अब्दुल्ला के हम बार बार जो टीम की स्पिरिट और हार्मनी और एक इत्तेहाद की बात करते हैं, तो इससे तो लग रहा है कि जो फैसला हुआ है शाहीन आफरीदी उससे खुश नहीं है। शाहीन आफरीदी को अगर कॉन्फिडेंस में ले लेते, उसको बता देते पीसीबी के मीडिया रिलीज में, तो ये तासुर मिल रहा है कि ये बाहमी रजामंदी से सारे फैसले हुए। लेकिन लग ये रहा है कि शाहीन आफरीदी जिस अंदाज में ये सारा कुछ हुआ है उससे खुश नहीं है। फिर शाहिद आफरीदी ने जिस तरह ये बात की है उससे और उसमें मोहर सख्त हो गई कि शाहिद आफरीदी भी इससे खुश नहीं है। देखें अब्दुल रज़ाक हमारे साथ बीसीओ प्रोग्राम करते रहे पिछले कई सालों में, वो बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मैंने, फातिमा सलीम ने और सिकंदर बख्त ने जब वहाब रियाज का इंटरव्यू किया था वो भी बाबर आजम से खुश नहीं थे। मोहम्मद यूसुफ को हम टीवी चैनल पर सुनते रहे, वो बाबर आजम से खुश नहीं थे। फिर ऐसी कौन सी कुव्वत थी जिसने अब इनको मजबूर कर दिया कि उन्होंने कह दिया कि बाबर आजम को कप्तान बना दो? आप ये कैसे अखज़ कर रहे हैं नतीजे के ये तमाम लोग बाबर आजम से? हाँ, अब्दुल रज़ाक से तो हमारी बात होती रही है, क्रिटिसाइज वो करते रहे हैं, बाकी सब अब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग खुश नहीं थे बाबर आजम से, हालांकि पीसीबी ने कहा जी यूनानिमस डिसीजन है। सो आप कैसे ये डिटरमिन कर रहे हैं कि ये लोग खुश नहीं थे? अब्दुल्ला, हमने एक जियो न्यूज पर इंटरव्यू किया था वहाब रियाज का, जी देखा था, न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म हुई थी, तो उसमें वहाब रियाज कह रहे थे कि बाबर आजम और मिकी आर्थर जब से पाकिस्तान टीम के जिम्मेदारियां इनको मिली तो इन्होंने पाकिस्तान में फिटनेस का कल्चर ही खत्म कर दिया था। और बहुत सारी बातें थी जिसमें वहाब रियाज खुश नहीं नजर आ रहे थे। फिर जब
सरकारी टीवी चैनल पर वर्ल्ड कप के दौरान वहाब रियाज बैठे हुए थे, वहां पर उनके आप बहुत सारे तबसरे देख लें, वो क्रिटिसाइज करते रहे बाबर आजम को। मोहम्मद यूसुफ भी चूंकि पीसीबी के मुलाजिम थे अनऑफिशियली, वो भी बहुत कुछ बोलते रहे। तो फिर ऐसा कौन सा चेंज आया जब अब तमाम सेलेक्टर्स जो हैं एक पेज पर आ गए और उन्होंने कह दिया कि बाबर आजम को Babar is a very powerful voice. Wahab is a very powerful voice in the selection committee as well. Wahab Riaz. करेक्ट, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वहाब पावरफुल हैं। फिर असद शफीक को थोड़ा सा हम मार्जिन दे दें कि असद शफीक का ये पहला असाइनमेंट है। देखिए, किसी भी मुल्क में 5 मैचों के बाद इस तरह कप्तान तब्दील नहीं होते जिस तरह हमने अपने कप्तान को तब्दील कर दिया। अगर तब्दील करना था, वर्कलोड मैनेजमेंट का जो कल एक प्रेस रिलीज आया, तो उसको सुहेल आपके पास या मट्टी साहब आपके पास कर देना चाहिए था। शाहीन से किसी का राब्ता हुआ है? आई एम श्योर वो जाहिर इस तरह से तो बहुत सी खबरें चल रही थी ना, इसमें फिर अफवाहों का बाजार भी गर्म होता है कि शाहीन वुड सून बी रिलीजिंग अ स्टेटमेंट, बट आई डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट कि शाहीन इस तरह से खुद से स्टेटमेंट जारी करेंगे। बट लेकिन शाहीन का ये कहना कि मैं सो रहा था, एटलीस्ट इससे तो ये पता चल गया ना कि उनके करीबी उनको बिल्कुल बेसिकली कि वो अनअवेयर थे। इसके मतलब यही हुआ कि उनको पता नहीं था या उनसे कंसल्ट भी नहीं किया गया, उनको इसी तरह ही पता चला। बट आप दोनों में से किसी का पर्सनली राब्ता हुआ शाहीन से? नहीं, डायरेक्ट अब्दुल्ला शाहीन से राब्ता नहीं हुआ, लेकिन शाहीन के जो करीबी लोग हैं वो बिल्कुल इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि शाहीन ना इस तरह का बयान देना चाहते थे, ना उनको कॉन्फिडेंस में लेकर पीसीबी ने ये मीडिया रिलीज जारी किया। चलें, पता नहीं फिर शाहीन क्या बयान देना चाहते थे। अब तो हो गया, अब आगे सीरीज हैं, फिर आगे वर्ल्ड कप है। डू यू थिंक कि हम भी आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, कल भी की थी, एक आध दफ़ा हो सकता है और कर लें, व्हाट्स नेक्स्ट? क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। बाबर अब कप्तान हैं, जो फैसला हो गया है तो सब उनकी कप्तानी में मुत्तहिद रहें। उम्मीद तो हम यही करेंगे और हम चाहेंगे भी, ख्वाहिश भी हमारी यही होगी। और बाबर को भी तो पता ही है कि कितना बातें हो रही हैं इस हवाले से, जिस तरह उनको बड़ा एब्रप्टली हटाया गया था। एंड आल्सो when it has happened to you, then you understand कि अगले साल के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनको भी कितना abruptly हटा दिया गया था। और exactly वही हुआ है शाहीन अफरीदी के साथ, तो he would at least empathize कि उनको पता होगा how it feels. Concluding this discussion is that कि बाबर आजम आपको हमने कल भी कहा था, मुबारक हो। Now we should all concentrate on किस तरह से ये टीम and give them support and encouragement and motivation कि भाई आप लोगों ने, अब आप ही हैं, अब आप लोगों ने वर्ल्ड कप इंशाल्लाह इस बार तो लेके ही आना है। एब्सोल्युटली जी, एंड होगा इंशाल्लाह। मूविंग ऑन, अच्छा जी, कराची की स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल जो बिल्कुल काबू में नहीं आ रही है। बेलगाम डाकुओं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने शहरियों का जहनी सुकून तबाह कर रखा है। वो जो खौफ का आलम होता था ना एक ज़माने में, वो दोबारा से अब लोगों के चेहरों पर, लोगों की गुफ्तगू में आपको महसूस होगा। सिर्फ रमज़ान मुबारक के 20 दिनों में डकैतों ने 10 शहरियों की जान ली है। आप सोचिए, रमज़ान शुरू होता है की तैयारी हो रही होती है, घर में खुशी का माहौल होता है, जिस घर में 10 घराने ऐसे हैं शहर के जिसमें मैयत उठी है, किस और कोई और वजह नागहानी क्या है, डाकुओं ने मार दिया। अच्छा रवा, हम आपको बता दें कि स्ट्रीट क्राइम्स की 4450 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर ये नॉर्मल है तो अब नॉर्मलिटी जो है वो किसको कहेंगे? दिस इज़ नॉट नॉर्मल, और ये दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। नॉर्मल और नो नॉर्मल को निकाल दें, ये अनएक्सेप्टेबल है। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सिंध असेंबली में कल करारदाद भी जमा करा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम में मासूम शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि शहर में साल से रेंजर्स भी बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं, मगर स्ट्रीट क्राइम्स में कभी कमी नहीं देखी गई। मतलब वो एक डिटरेंट वैल्यू होता है ना कि जिस शहर में रेंजर्स भी हैं, वो बात जिनको से पुलिस के इख्तियारात हासिल जी हैं। उस बात से भी अब किसी को डर नहीं लग रहा, किसी को खौफ नहीं आ रहा कि इट्स ओके, जो है वो हो, हम अपना काम करेंगे। और बिल्कुल स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है वो किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे का कोई खौफ नहीं रख रहे, और वी कैन सी दैट। रेंजर्स की तरफ से भी गश्त बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अगर उस पर अमल होता भी है तो बेहतरी होपफुली आए। हमें पता नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला सिंध को ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और ये कहते हैं कि ये मसला बढ़ा चढ़ा कर हमेशा की तरह कुछ नहीं कि मीडिया हाइप है। सर, मीडिया हाइप नहीं है, हकीकत है, हकायक हैं। वो क्या कह रहे थे, सुनिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है।
स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। ज़िंदगी का कारोबार है, ये तो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा। सीसीपीओ कराची, एडिशनल आईजी कराची जो हैं उनको कल चेंज कर दिया गया है। इंशाल्लाह इस चीज़ से आप मुतमईन रहें कि हम कराची में ये जो वाक़यात स्ट्रीट क्राइम के हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम करब करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। ये SHOs तक अब बात नहीं रहेगी आगे। मैंने IG साहब को कह दिया है कि अपने ऑफिसर्स को कह दें कि जहाँ भी हाई रैंक ऑफिसर भी कोई उसमें मुझे कोताही नज़र आएगी तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। अब सर ये अगर मगर की बात तो रही नहीं है, मतलब ऑलरेडी इतना बड़ा डेटा, इतनी बड़ी फैक्ट्स क्या हो रहा है, इसी साल को ले लें, छोड़ दें पिछले साल को, तो इट्स एवरीथिंग इज एविडेंट एंड क्लियर। मतलब ये तो अगर मगर की बात नहीं रही। ऑलरेडी आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी है, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, कुछ करना है तो डू इट। अच्छा, पता है क्या, देयर इज अ डिफरेंस। एक होता है कि आप एम्पैथी दिखाएं, आवाम के साथ सिंपथाइज करें कि हाँ जी हालात ख़राब हैं, हम कोशिश कर रहे हैं काबू पाने की, हम अपने तमाम रिसोर्स लगा देंगे, हम आवाम के साथ खड़े हैं। एक होता है ये एटीट्यूड कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, क्राइम तो होना ही है, तो फलां तो होना ही है, तो धमका तो होना ही है। दिस इज what disturbs people. इनकी बात से लगा कि जैसे ये नॉर्मल सी बात है। Incompetence. This is what shows unwillingness to do or change anything. So वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब आप देख रहे होंगे, अगर या आई एम श्योर आपकी टीम पे आपकी नजर होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर ये सुन रहे हैं तो चेयरमैन पीपल्स क्योंकि पार्टी, वो सारे वादे जो ज़रदारी अब्दुल्ला कैंपेनिंग के वक्त किए गए हैं ना कि कराची को हम ये कर देंगे और वो कर देंगे एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली लोगों ने माना तो वोट दिया। But now start already, and when you have to start from ये स्ट्रीट क्राइम्स जो हम देख रहे हैं, जो कि ठीक है सालों से होते हैं कराची के, आई एम सॉरी टू से कि कराची के साथ ये ऑलमोस्ट अटैच हो गए हैं, इसको हमने निकाल के दूर करना है, तो इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, ऑन वॉर उसकी विल नजर आए। यहाँ पे कोई मिनिस्टर होता ना कि जनाब हम ऐसी की तैसी कर देंगे, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हम देखते हैं किस तरह लोगों को यरगमाल बनाते हैं, उनकी जान लेते हैं, वो विलिंगनेस होती है। पुलिस भी ज़रा टोस पे आ जाती है कि हाँ जी अब तो हमारा वज़ीर दाखिला इतना सीरियस हो गया है। अगर वज़ीर दाखिला ये कहते हुए सुनाई दे किसी भी पुलिस वाले को, इट्स ओके, रूटीन है, मीडिया हाई पे, क्राइम भी होंगे, तो मुझे बताएं पुलिस डिपार्टमेंट फिर क्या एजेंसी दिखाएगा, क्या एजेंसी दिखाएगा? स्टेटमेंट बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। राहिल सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल बताइएगा गुज़श्ता 24 घंटे कैसे गुजरे और अब तो आखिरी अशरा भी शुरू हो गया है, क्या सूरत हाल रही है शहर की? में उसी तरह से स्ट्रीट क्राइम चल रहा है जैसे इससे पहले चल रहा था। आज दोपहर का ही वाक़या है, गुलशन मेमार के इलाके में बैंक से लेके 2 शहरी जो है वो अपने अमाउंट लेके निकले और उन पे फायरिंग कर दी। इसमें से एक जो है जहाँ बाग हो गया, दूसरा भी शदीद ज़ख्मी है। तो उस लिहाज से अब जो है वो इस शहर कराची में रमज़ान के 20-21 दिनों में 10 अफराद जो है वो सिर्फ और सिर्फ डकैती के दौरान मज़ामत पर जहाँ बाग हो चुके हैं। आप बात कर रहे थे रेंजर्स की, तो रेंजर्स भी इस शहर में जो है वो ऑलमोस्ट कोई 30 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है, वो शहर में मौजूद हैं, पुलिस के साथ काम करते हैं, उनके साथ सिस्टर एजेंसी के तौर पे काम करते हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ते भी हैं और जब पकड़ते हैं तो उससे बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट भी रिलीज़ करते हैं। इसमें वो बताते हैं कि एक स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ लिए, 2 पकड़ लिए और उसके साथ साथ उसकी वारदातें भी मेंशन करते हैं कि दर्जनों ने वारदातें या सैकड़ों वारदातें हैं। लेकिन उसके बावजूद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के अंदर किसी भी किस्म का, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई डर खौफ नहीं है, चाहे वो पुलिस हो या रेंजर्स हो। उस तरह से कार्रवाई नज़र नहीं आती उनके खिलाफ कि उनके दिलों में कोई खौफ पैदा हो, कोई डिटरनेस हो। उसके अलावा जो शहर में दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि गैर कानूनी हथियार वो शहर में किस तरह से पहुंचते हैं। अगर शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो हैं उनको ही अगर सेफ एंड सिक्योर कर लिया जाए तो यकीनी तौर पर उस सिलसिले में बहुत पेशरफ्त होगी और जो इलीगल वेपन यहाँ पे पहुँचता है जिसके ज़रिए इस शहर में वारदातें होती हैं उस पर यकीनी तौर पर काबू पाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी। शहर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की चेक पोस्टें ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन चेकिंग हमने देखा कि कभी भी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। ठीक है कि हर गाड़ी की चेकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर फिर एक जो सबसे बड़ा शोबा है वो है इंटेलिजेंस का, कि इंटेलिजेंस आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि किस गाड़ी में क्या मूवमेंट हो रही है। अगर कोई टेररिस्ट है, कोई दहशतगर्द है, कोई स्ट्रीट क्रिमिनल है, उसके पास जो है इलीगल वेपन आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। मारे गए हैं डकैतों के हाथों, इनमें से कितनों के मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं? कोई एक भी गिरफ्तारी हुई या कितने पुलिस मुकाबले हुए, बट कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? जो 10 केसेस हैं इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? देखिए, इन 10 केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा है जो गुलिस्तान जौहर में हुआ था अभी कुछ दिन पहले। उसमें गुलिस्तान जौहर के फ्लाईओवर पर एक नौजवान रैबर अली को जो है फायरिंग करके जाँ बाग हो गया था। वो उसके मुल्जिमान जब भागे तो शहरियों ने उनका ताक़ुब किया, उसमें से एक पकड़ा गया था लेकिन वो तो एक उसमें से पकड़ा ना फिर। जी बिल्कुल, वो भी
की कार्रवाई थी, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है। उसमें जो भागा था वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। तो जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अगर पब्लिक अपने तौर पे कर ले तो कर ले, लेकिन पुलिस की जानिब से इन 10 केसेस में स्पेसिफिकली अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, सिवाय मुकदमा दर्ज किए जाने के, सिवाय घर वालों के उनके स्टेटमेंट के या जो ऐनी शाहिद होते हैं आई विटनेस उनके स्टेटमेंट के, किसी किस्म की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। कोई ऐसी ठोस पेशरफ नज़र नहीं आती है तफ्तीश में भी कि जो है वो मुलजिमान की गिरफ्तारी तक पहुँचने के लिए कोई ऐसी चीज़ नज़र आए कि जी पुलिस जो बड़ा वर्किंग कर रही है और उस पर काम हो रहा है। जब भी पुलिस हुक्काम से बात की जाए या रेंजर्स हुक्काम से बात की जाए तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक रिवायती सा स्टेटमेंट देते हैं कि तहक़ीक़ात जारी है, जल्दी पेशरफ्त होगी, तहक़ीक़ात जारी है, जल्दी पेशरफ्त होगी। लेकिन वो जल्द पेशरफ्त कब होगी ये किसी को नहीं पता होता। महीनों बीत जाते हैं, महीनों के बाद जाके जो वो कोई ना कोई ऐसा केस सॉल्व किया जाता है। और अभी भी जब नए आईजी सिंध आए तो उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई ज़रूर है, लेकिन अब उस पर अमल कितना होता है और उसके रिजल्ट्स कब तक आएंगे तो उसमें तो इट विल टेक्स टाइम, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक पर पुलिस को और रेंजर्स को काम करने की ज़रूरत है। रेंजर्स भी 30 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया शहर में मौजूद है, लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल के अंदर उनका भी कोई खौफ नहीं है। हुकूमत भी वही है, पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, हुकूमत की भी माशाल्लाह तीसरी टर्म I can't get over the तो एक ही वज़ीर आला की है। शुक्रिया। So yeah, ये सब कुछ वैसे ही है। I can't get over the fact कि जिस दफ्तर ने किया उसमें से एक डाकू कातिल whatever you want to call it एक ही पकड़ा गया और वो भी आवाम ने उसको पकड़ा, उसका पीछा करते करते उसको पकड़ लिया, otherwise nobody else। मतलब कितने और ऐसे इंसिडेंट्स होंगे और उसके बाद इसको वो सीरियसनेस दी जाएगी which it deserves। 10 is not enough। इजलास भी होते हैं, वज़ीर आला जब आए थे उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे पहला इजलास बुलाया था, आईजी सिंध ने भी इजलास बुला लिया, लेकिन उसके समरात भी आवाम तक पहुंचने चाहिए और वाकई नज़र आना चाहिए कि हाँ कंट्रोल हो रही है सूरत हाल। एटलीस्ट इन 10 केसेस को तो एग्जाम्पल बना लें कि इनके मुल्ज़िमान जी ये देखें, लाइन में खड़े करें, मीडिया को बुलाएं, ये जी ये थे, इनको पकड़ लिया है हमने। और कोई इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, आपका भी होगा, कोई आवाम का भी होगा कि समथिंग इज बीइंग डन। हम भी कहें कि भाई ये वो इस वाक़े में जो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया था, ये डाकू पकड़ा गया, ये कातिल पकड़ा गया। So there you have it। और आज इसमें एडिशन कर लें एक और जो इंसिडेंट हुआ है उसका। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नौजवान पाकिस्तानी फिल्म साजों की एक और फिल्म आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर रही है और एजाज़ात जो है वो समेट रही है। ये है माहिरा उमर की डॉक्यूमेंट्री समटाइम्स इवन द शोर ड्राउन्स। मुझे तो नाम ही बड़ा डीप लगा है बाय द वे। और ये शॉर्ट फिल्म कराची की साहिली पट्टी पर माहौलियाती आलूदगी के बायस समुद्री हयात को लाहक खतरात और तब्दीलियों की कहानी है। फिल्म हफ्ते के रोज़ काठमांडू में 5वीं नेपाल फिल्म फेस्टिवल में पेश की गई। फिल्म ने इंटरनेशनल स्पेशल मेंशन अवार्ड जीत लिया है। माहिरा इससे पहले भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो हैं वो बना चुकी हैं, जो हमारे शो पे भी पहले आ चुकी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की बानी भी हैं। नेपाल से ही इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। माहिरा क्या हाल है आपका? बहुत बहुत मुबारक ऑन योर शॉर्ट फिल्म समटाइम्स इवन द शोर ड्राउन्स। चूँकि हम आपसे मुलाकात पहले कर चुके हैं, हमें आपसे बिल्कुल यही एक्सपेक्टेशन होती है कि यू विल डू रियली वेल। बताइए थोड़ा सा डिटेल में अपनी डॉक्यूमेंट्री के बारे में, फिर आपका नेपाल में इस फेस्टिवल के एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी कल की बात है, यहाँ पे एक नेपाल कल्चरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी शॉर्ट फिल्म चली थी जिसका उर्दू में नाम है कभी ऐसे भी होता है कि किनारे डूब जाते हैं। ये पाकिस्तान में चल चुकी है, बल्कि कराची में इसकी स्क्रीनिंग हुई थी कोयल गैलरी पे। और ये जो समंदरी मखलूक होती हैं जो साहिली पट्टी पे हैं हमारे तिमर के जंगलात के करीब, और जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, तो बेसिकली एक कहानी है इन मखलूकों के बारे में और वो लोग जो साहिल पे रहते हैं। सही। अब ये बताइएगा कि इस फेस्टिवल, इसके अलावा भी ज़ाहिर है बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं, इसमें किसी खुसूसी कैटेगरी में आपने सबमिट की नॉमिनेशन या फिर इन्होंने खुद आपसे रब्ता किया, और जो स्क्रीनिंग हुई है उस पर कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों का, फिल्म मेकर्स का? स्क्रीनिंग हुई थी एक बहुत अच्छे सिनेमा हॉल में, और हमारे पड़ोस ममालिक से काफ़ी फिल्म मेकर्स थे और दूर दराज इलाकों से भी, तो सबको बहुत पसंद आई क्योंकि आपको पता है इतने वो प्यारी सी मखलूक होती है, तो वो देख के लोग बड़े लुत्फ अंदोज हुए थे। और ये मैंने सबमिट करी थी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में, तो ये कंप्लीट कर रही थी और बहुत सारी उम्दा डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। तो वो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उन लोगों ने मुझे
अच्छा माहिरा, मुझे हमें ये बताइए कि व्हाट डज इट मीन टू यू, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है आलूदगी के हवाले से हमें पता है कि हमें इवन ये वाली जो स्पेसिफिक है इसी पे हम बात करें, आपका कोई आइडिया कहाँ से आया? हैड यू बीन वर्किंग ऑन इट फॉर अ वाइल, फिर आपने सोचा कि बनाए? एंड ऑल्सो ये भी बता दें कि जब आप ये शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री अपनी बना रही होती हैं, ऑलरेडी इन माइंड है कि इसको शोकेस किधर किया जाएगा, किस फेस्टिवल में किया जाएगा, कोई उसकी भी रिक्वायरमेंट कम्स इनटू प्ले या फिर नहीं? देखिए, हमारे मुल्क में तो फेस्टिवल ही बहुत कम होते हैं, तो फिर जो इंटरनेशनली हो रहे होते हैं, जब कोई फिल्म मेकर एक फिल्म बनाता है, चाहे वो फिक्शन फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री, तो फिर कोशिश यही होती है कि उसको दुनिया के फेस्टिवल्स में भेजा जाए और उसके बाद इसको फिर पब्लिक किया जाए। तो इंशाल्लाह इसकी स्क्रीनिंग्स कराची में होंगी। इसके आइडिया तो मुझे यूं ही आया कि मैं खुद कराची में साहिल के बहुत करीब रहती हूँ और आपको पता है कराची में तफरीगाहें कम हैं और साहिल ही एक जगह है जहाँ हमें कुदरती माहौल मिलता है। तो अगर आप भी वहाँ पे जाएं, चाहे वो सी व्यू क्यों ना हो या तिमर के जंगलात अगर थोड़ा सा आगे जाएं और ज़रा सा भी आंखें खोल के देखें, तो आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे मरीन स्नेल्स और वो मॉलस्क्स और पेरीविंकल्स वगैरह जो ये मखलूक हैं जो हमारे नज़रों के सामने, लेकिन हम तवज्जो नहीं देखते, हम वहीं पे ड्यून बगीच चलाते हैं। तो कुछ हैबिटेट उनके लिए भी छोड़ दें। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि इनके हैबिटेट्स भी प्रोटेक्टेड रहें, कितनी अच्छी आपने बात की और कितनी अच्छे तरीके से कहा है कि इन्हीं का हैबिटेट है और कुछ हैबिटेट इनके लिए भी हम छोड़ ही दें। माहिरा, आप के नेपाल में लोगों से मिलने का, दीगर नेपाल के अपने फिल्म मेकर्स से मुलाकात का एक्सपीरियंस वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। और सुना है आपने वहाँ जाके उनकी ज़बान भी सीख ली है? जी, वहाँ पे कुछ दिन गुजारे तो थोड़ी सी ज़बान सीख ली। वहाँ के फिल्म मेकर्स से भी मुलाकात हुई। बहुत सारे वहाँ यंग फिल्म मेकर्स हैं और हमें चाहिए कि हम इनकरेज करें ये जो फेस्टिवल है जिसके डायरेक्टर हैं संतोष सुवेदी साहब। हमें चाहिए हम पाकिस्तान से भी और फिल्में भी भेजें अगले साल इस फेस्टिवल के लिए, और उन लोगों को भी हम यहाँ पे दावत दें जो हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, उनकी फिल्म भी शोकेस करें। बहुत ही अमेजिंग उनका सिनेमाटोग्राफी और फिल्म वर्क है। आखिर में मैंने उनको थोड़ा सा शुक्रिया किया था नेपाली में, तो अगर आप इजाज़त दें तो फिर मैं आखिर में वो कुछ बताना चाहूँगी। जी प्लीज बताइए। अच्छा जी, तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। उन्होंने जब फिल्म को ये अवार्ड मिला तो फिर मैं स्टेज पे गई और ये फिर मैंने उन लोगों को मैसेज दिया। नमस्ते, माँ माहिरा उमर, फिल्म निर्देशक, पाकिस्तान बाता। मेरो मूवी sometimes even the show drowns hope. नमस्ते सबलाई धीरे धीरे धन्यवाद। रामरो रा इज्जतदार अवार्ड मेरो फिल्म लाए दीनो भाई को माँ धीरे खुशी रा अफुले उफुले मनाई बाता गरबा रा खुशी ताने कुछ हो। यो एकदमी रामरो रा एक्सीलेंट फिल्म फेस्टिवल हो। यस बाता धीरे खुरा सिखना पाइंचा हाजूर हारू सुबेलाई एकदम रामरो मून हाजर धन्यवाद। यहाँ उपस्थित होनो बाई को माँ धीरे धीरे माया सुबेलाई। माया, आपके इंग्लिश बिट्स जो थे ना उससे हमें समझ आ गई है कि ये क्या गुफ्तगू थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत मुबारक एक दफा फिर मिलते हैं। ओके, ठीक है जी। अच्छा, मौसम की बात करेंगे लेकिन अपने मौसम की बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन 3 ऐसे मुल्क जो क्या होते थे क्या बन गए हैं। सऊदी अरब, UAE, ओमान, मतलब रेगिस्तान और गर्मी और ये सब कुछ होता था। लेकिन लुक एट दिस विजुअल, आप जरा देखें, लाइक अमेजिंग लगता है ना कि आउट ऑफ ए, मैं क्या कहूँ, मूवी भी नहीं कहूँगी, लेकिन दिस इज फॉर रियल rather than getting fascinated, क्योंकि जो जगह जैसी हो ना उनका मौसम वैसे ही रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं रहना चाहिए। मतलब ठीक है थोड़ा सा इवॉल्व कर जाता है लेकिन इवॉल्व होना चाहिए। दिस इज लाइक द ऑपोजिट स्पेक्ट्रम। ये तो बारिशें, सऊदी अरब में तो कोई ऐसी जगह है जहाँ स्नोफॉल भी हो रही है, आपको पता है? सऊदी अरब में भी ठीक ठाक बारिशें देखी जा रही हैं। ओमान UAE में पहले भी होती थी, आजकल भी मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और रियाद में मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला चल रहा है। यालाबारी भी हो रही है और सहराए अफीफ
जैसे मकामात पर यालाबारी सॉर्ट ऑफ स्लैश बर्फबारी हो रही है। रेत से भरे टीलों पर सब्जा नजर आने लगा है। जहां दर्जा हरारत मार्च अप्रैल में 40 से ऊपर रहता था, अब ठंड है। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल। Abdullah is refusing to believe whatever it is happening. Yes, चली गई है. I like it. That is it. We're going to see you tomorrow. Bye.